नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके क्लास 12 के लिए मैं जितनी भी नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण है वो सारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज अपन स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। पहली जो आपकी नेम रिएक्शंस आती हैं क्लास 12 के लिए, चैप्टर नंबर 10 जो आपका है, उसमें से अपनी पहला जो है टॉपिक आपके पास में कौन सा है इंपॉर्टेंट, हैलोजन विनिमय द्वारा, जिसके अंदर रिएक्शन है कौन सी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है भाई? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एल्किल आयोडाइड का विचलन प्राय एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में Na के साथ में, NaI के साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ही आती है लगभग मेनली, इस बात का ध्यान रखें आप कि लगभग आपके बोर्ड के अंदर दो रिएक्शन नेम आएगी, नेम रिएक्शन आएगी आपकी दो, कंफर्म है ये, ठीक है। और बाकी अदर रिएक्शन भी आएगी तो भी वो नेम रिएक्शन से ही मिलती जुलती रहेगी या नेम रिएक्शन से होगी। तो ध्यान रखिए, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन के अलावा वो भी मैं इसके अंदर लेकर आया हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ें। देखो यही आपके पास में पहली जो रिएक्शन आई है आपकी, ये पहली नंबर की रिएक्शन जो आई है कौन सी है आपके पास में? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है। क्या होता है इसके अंदर? एल्किल हैलाइड जो है इसकी अभिक्रिया किससे होगी? आपके सोडियम आयोडाइड से। क्या बन रहा है यहाँ पर? आपके एल्किल आयोडाइड बन रहा है और साथ में क्या निकल रहा है? आपका सोडियम हैलाइड बाहर निकल रहा है। किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हो रही है। इसकी उपस्थिति में हो रही है भाई ये अभिक्रिया, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। इस बात को ध्यान रखें आप। देखो भाई यहाँ पर आपने हेलोजन, एक्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? हेलोजन। हेलोजन की जगह इन्होंने क्लोरीन लेने की कहा है और ब्रोमीन लेने की कहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे आर बॉन्ड Br ले लिया मैंने और साथ में ले लिया यहाँ पर सोडियम आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगी, ध्यान रखना आप इसको। और क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम एल्किल आयोडाइड बनेगा। सर हाँ कैसे बनेगा यह? तो यहाँ से NaBr बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से NaBr क्या हो रहा होगा? बाहर निकल रहा होगा। तो NaBr बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और जैसे ही NaBr बाहर निकलेगा तो NaBr का जो बाहर निकलेगा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर किसके रूप में बाहर निकलेगा? अवक्षेप के रूप में। क्या बनेगा यह? अवक्षेप के रूप में बाहर निकलेगा। किसके रूप में बाहर निकलेगा? अवक्षेप के रूप में बाहर निकलेगा। एक अच्छी लाइन बताता हूं मैं आपको यहाँ पर कि जो आपका एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड जो है किसके साथ में? सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया है, बाहर मतलब अवक्षेप बन चुका है। यही अवक्षेप, यह जो अवक्षेप बना है, यह अवक्षेप आपके शुष्क एसीटोन में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। शुष्क एसीटोन में क्या हो जाएगा? यह घुल जाएगा। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के अंदर कौन सी बात ध्यान रखनी है आपको? एल्किल आयोडाइड का विचलन, मतलब एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना। आपको किसका निर्माण करना है? एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना है। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड दे सकते हैं। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति होनी चाहिए। किसके साथ अभिक्रिया करानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करानी है। तो क्या बन रहा है आपके पास में? एल्किल आयोडाइड बन रहा है आपके पास में। इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कह रहे हैं। याद रहेगा क्या आपको? अरे याद रहेगा क्या फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें आप। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट रिएक्शन आपके ध्यान में रखें। आगे देखते हैं अपन अगली रिएक्शन जो है आपके पास में वो कौन सी है? अच्छा, स्वार्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी आपके पास में? स्वार्ज रिएक्शन आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी आपके पास में? स्वार्ज रिएक्शन आएगी। चलो भाई, स्वार्ज रिएक्शन के अंदर दूसरे नंबर की रिएक्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? स्वार्ज रिएक्शन। क्या है इसके अंदर? धात्विक क्लोराइडो, धातु में कौन सी ले ली हमने? पहली Ag, दूसरी कौन सी ले ली? मरकरी Hg, तीसरी कौन सी ले ली? CO कोबाल्ट, और एक को कौन सी ले लिया आपने? Sb ले ली, एंटीमनी। देखो भी अगला की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, कौन सी क्या क्या लेना आपको? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करने पर, गर्म करके उपलब्ध करना एल्किल क्लोराइडो का संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्किल फ्लोराइडो के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है भाई? आपके स्वार्ज रिएक्शन। कौन सी तरीका है भाई आपका? स्वार्ज रिएक्शन। तो स्वार्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपके पास में? कोई भी एल्किल ब्रोमाइड लेना आपको, और उसकी अभिक्रिया किससे करानी है आपको? धात्विक क्लोराइड के साथ में। अपन धात्विक क्लोराइड में कौन सा ले लेते हैं अपन? यहाँ पर AgF ले लेते हैं। तो यहाँ से Ag तो धातु में से कौन सी होती है? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? यह प्लस। तो प्लस माइनस साथ में जुड़ेगा तो ये आपके AgBr साथ में बाहर निकल जाएगा, और AgBr बाहर निकल गया आपके, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में? CH3F, मतलब क्लोराइड बन गया। क्या बन गया?
एल्किल फ्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल फ्लोराइड बन गया। देखो भाई अच्छा प्रश्न बन सकता है, जैसे यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि C2H5Cl और साथ में आपको दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया आपको Hg2F2 और क्या बनाने के दिया इसने आपको यहाँ पर अब यहाँ पे आपको पूरा अभिक्रिया पूरी करने के दिया है। तो किस प्रकार से करेंगे अपन यहाँ पर? तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आपकी अभिक्रिया किससे हो रही है, अभिक्रिया किससे हो रही है आपकी, ये देखना है आपको यहाँ पर। तो Hg2F2 के साथ अभिक्रिया हो रही है किसकी? C2H5Cl की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ से आपके ये धातु प्लस रहेगा, ये क्या रहेगा माइनस। तो Hg किसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर? C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। Hg किसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर? C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। सॉरी यहाँ पर अपन कोई गलती कर रहे हैं। अच्छा Hg के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, Cl के साथ जुड़ जाएगा। Hg के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर? एक तो बनेगा आपका C2H5F और एक बनेगा आपके साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? HgCl। ये बन जाएंगे आपके। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? या हाँ HgCl2 बन जाएगा आई थिंक, मुझे ज्यादा याद। जो भी आपके क्लियर है आपको यहाँ तक, ये वाला जो आपका तरीका है स्वार्ज अभिक्रिया, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है भाई, एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। स्वार्ज रिएक्शन के अंदर रासायनिक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, CF2, SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करने पर उपलब्ध करना एल्किल फ्लोराइडो संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं? स्वार्ज अभिक्रिया कह रहे हैं। स्वार्ज अभिक्रिया का आपको एक छोटी सी अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पर ध्यान में रखिए इस अभिक्रिया को। क्लियर हुआ क्या? दूसरे नंबर रिएक्शन कंप्लीट। तीसरी अभिक्रिया आती है आपके सेंडमायर अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी आती है? सेंडमायर अभिक्रिया। देखो भाई सेंडमायर अभिक्रिया को आप, सेंडमायर अभिक्रिया को देखो आप, क्या अभिक्रिया सेंडमायर? ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया को, एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया। कैसे करेंगे इसको? जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में गुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन व सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रित किया जाता है तो डाइएजुनियम लवण बनता है। अरे भाई ये लाइन जो बोल रहा है ना, इतनी लाइन, ये यहाँ पर आपको क्या सिखा रहा है? जब आप 13 चैप्टर के अंदर वापस जाओगे ना तो आपको बोलेगा कि यही चीजें जो है हमने, या ये डाइएजुनियम वृद्धि जो है हमने वो 10 चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो देखो भाई ये बता देता हूं मैं आपको, ठंडे जलीय खनिज में गुली तो निलंबित किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। देखो भाई ये प्राथमिक एमीन आपके पास में, मतलब ये एनिलीन। ठीक है भाई, इस एनिलीन की अभिक्रिया किससे करानी है आपको? सोडियम नाइट्रेट से अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर अपन। ठीक है, साथ में आपके थोड़ा सा HCl भी होता है वैसे, तो ये सॉरी शांत H2SO4 होता है साथ में। चलो इसको H2SO4 कर लो आप। तो यहाँ पर क्या बनता है आपके पास में? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सोडियम नाइट्रेट के साथ में किसकी अभिक्रिया करानी है? यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करानी है। एमीन रहेगा साथ में, क्या बन गया आपके? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन गया। तो जो दो लाइन लिखी हुई ना शुरू की, इन दो लाइनों का, ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये वाली और ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई एनिलीन है आपके पास में, इसको क्या नाम है इसका? एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और एनिलीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? NaNO2 प्लस HX के साथ में, या HNO2 प्लस H2SO4 लिखते हैं इसको। तो क्या बनेगा आपके पास में? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? ये बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड कहते हैं इसको। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, तो बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड। और ये बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड बन जाएगा आपके पास में। तो पहला तो आपने एनिलीन जो था उससे अपने सबसे क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया आपने? बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड बनाया। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट आपको, जब आपकी नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है यहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है 13 कक्षा 12 में पढ़ेंगे आप इस अपन इसको। ताजा बने डाइएजुनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइएजुनियम समूह क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब ये डाइएजुनियम समूह जो है ना, ये समूह जो है वो क्लोरीन के अथवा ब्रोमीन के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो देखो भाई ये पहली जो दो लाइन है इसके बाद समझ में आ गई आपको क्या? सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाते हैं। सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर पहली बार क्या पहला क्या बनाते हैं अपन? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, ये आपने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाया, ये आपके पास में आ गया क्यूप्रस हैलाइड। क्या आ गया आपके पास में? क्यूप्रस हैलाइड आ गया।
ठीक है, हाँ क्यूप्रस हैलाइड आ गया आपके पास में। देखो भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, सेंडमायर अभिक्रिया, थर्ड नंबर की अभिक्रिया पढ़ रहे थे अपन, स्टेनमायर अभिक्रिया। इसमें अभी तक अपन ने पढ़ा है कि आपके पास में एनिलीन देता है जिसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं, और इस एनिलीन की अभिक्रिया जो है अपन जो है वो किसकी उपस्थिति में कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में HX की उपस्थिति में कराते हैं। तो आपके पास में क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बन जाता है। और यही बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड जो है यह Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड के साथ में, अब X की जगह अपन क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ले सकते हैं। तो आपके पास में जो यहाँ पर बेंजीन डाइएज़ोनियम जो होगा वो इस क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पर C2H2 की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी, और ये जो हेलोजन होगा वो क्या रहेगा आपके यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे अपन पास में क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड बन जाएगा। अब एरिल हैलाइड में क्या बन सकता है, तो क्लोरोबेंजीन बन सकता है, फिर आपके ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। तो आयोडीन द्वारा डाइएज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि यदि यहाँ पर Cu2I2 होता तो उसके सॉरी यहाँ पर अगर आपके क्या जोड़ना होता आपको, यदि N2 की, अच्छा यहाँ पर आयोडीन होता तो डाइएज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपके अगर आयोडीन होता तो यहाँ पर आपकी किसकी आवश्यकता नहीं होती, क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। इसे सामान्य डाइएज़ोनियम लवण पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ हिलाकर कर सकते थे। मतलब इसकी जगह अपन क्या ले सकते थे, नॉर्मली अपन पोटेशियम आयोडाइड की आवश्यकता, यहाँ पर इसकी जगह अपन नॉर्मली पोटेशियम आयोडाइड रखते हैं तो वह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। देखो भाई ध्यान समझिए इस वापस अभिक्रिया को। स्टेनमायर अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले अपन ने एनिलीन लिया, उससे अपन ने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाया। दूसरे पॉइंट के अंदर आप सबसे अच्छा पॉइंट अब याद रखिए, दूसरा पॉइंट क्या रखोगे आप कि आपके पास में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना है, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना है, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बना है, इसको अपन क्यूप्रस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये यहाँ पर जो डाइएज़ोनियम होता है इसका प्रतिस्थापन हो जाता है हेलोजन से, और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आपके पास में हेलोबेंजीन बन जाता है, या इसको अपन क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड बन जाता है, और साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। क्लियर हुआ। तो इसने ये कहा कि यदि यहाँ पर अपन आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, आयोडीन जब हो तो उसके लिए अपन को इसकी आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल आप पोटेशियम आयोडाइड मिला के हिला दो, क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा आपके पास में, एरिल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास में, एरिल आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या तक आपको, समझ में आया क्या? चलो भाई, चलो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार और समझाना चाहिए, इसे समझाना चाहिए ना एक बार और। चलो एक बार और समझा देते हैं अपन इसको। स्टेनमायर को अच्छे से भी याद कर लो, इसको यहाँ के यही याद कर लो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके आए हो, एनसीईआरटी के ही है ये सारे, एनसीईआरटी के ही लाइन से है ये। देखो भाई पहली चीज क्या बताई आपको मैंने, स्टेनमायर अभिक्रिया। स्टेनमायर अभिक्रिया में फर्स्ट आपको किसका निर्माण करना है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण करना है। नॉर्मली पढ़े अपन तो स्टेनमायर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, यह होती है स्टेनमायर अभिक्रिया, ये होती है स्टेनमायर अभिक्रिया कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ में कराने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है, और एरिल हैलाइड में हेलोजन की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन अपन ले सकते हैं। इसको अपन स्टेनमायर अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि को अपन डायजोडीकरण विधि कहते हैं, जो अपन बना चुके हैं। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX का करवाने पर बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बन जाएगा। क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आती है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, आयोडीन के द्वारा डाइएज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। यदि यहाँ पर आपको यहाँ पर X जगह I चाहिए हो, एरिल आयोडाइड चाहिए हो, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड ले लोगे, नॉर्मल पोटेशियम आयोडाइड ले लोगे तो भी आपकी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लेगो आप, ये रह गया। चलो भाई ये रह गया आपके पास में, ये आपके पास में बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड है, नॉर्मल पोटेशियम आयोडाइड से अपने हिला दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एरिल आयोडाइड बन जाएगा। तो आयोडीन द्वारा डाइएज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। तो इसे सामान्यतः डाइएज़ोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ हिलाकर किया जाता है या किया जा सकता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक क्या? या आपकी थर्ड नेम रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, थर्ड नेम रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। क्लियर हुआ। फोर्थ आपकी आती है जो इंपॉर्टेंट है आपकी, वो कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये भी नॉर्मली। देखो भाई वुड्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है,
ऊर्जा अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई कि भाई आपको सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से अंडरलाइन करना है। चलो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको अपन। एल्किल हैलाइड सुस्थिर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। पहली लाइन कंप्लीट। एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्लियर हुआ? जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दुगुने कार्बन परमाणु होते हैं। ध्यान रखें, वह अभिक्रिया जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दुगुने कार्बन प्राप्त होते हैं, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वो ऊर्जा अभिक्रिया हो जाएगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है भाई? तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको 2 हार्मोन एक्स लेने हैं और ये 2 Na रहते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, Na लिख देते हैं अपन। और इस हार्मोन एक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, लिख दिया। ये यहाँ से एक NX बाहर निकल जाएगा, एक NX ये से बाहर निकल जाएगा, -2NX मतलब 2NX बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर R बॉन्ड R बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R बन जाएगा। ये R बॉन्ड R है। ठीक है भाई, R बॉन्ड R। इसको हम उच्चतर एल्केन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसको? उच्चतर एल्केन भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली आपकी ऊर्जा अभिक्रिया होती है। ठीक, किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। याद रखें, फिंकेलस्टाइन शुष्क एसीटोन, ये कौन सी? शुष्क ईथर। इतना सा याद रखना है इसके अंदर, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट देखें आप। वुड्स हो गई तो कौन सी आनी चाहिए? अब फिटिंग अभिक्रिया आनी चाहिए। अच्छा, धातु के साथ अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आ गई। देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? ये देखिए आपकी फिटिंग अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया अपन क्या ले रहे थे? वुड्स अभिक्रिया अपन क्या ले रहे थे? वुड्स अभिक्रिया अपने एल्किल समूह ले रहे थे। फिटिंग अभिक्रिया आपको कौन सा समूह लेना है? एरिल समूह लेना है भाई। देखो कैसे वुड्स अभिक्रिया अपन क्या ले रहे थे? एल्किल समूह ले रहे थे। फिटिंग अभिक्रिया आपको कौन सा समूह लेना है? एरिल समूह लेना है। बस यहाँ पर जैसा अपन ने R के साथ में किया था वैसा आपको यहाँ पर एरिल समूह साथ में करना है। ये R X था, यहाँ पे क्या हो गया? बेंजीन के साथ में X हो गया, एरिल के साथ में X हो गया। वही 2 सोडियम के अणु लेने, वही शुष्क ईथर होगा। बस यहाँ पर वहां पर 2 R जुड़ रहे थे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? डाइफेनिल बन जाएगा। और यहाँ पर 2 सोडियम हैलाइड बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे सही। तो यहाँ पर एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम लवण के साथ में या सोडियम के साथ में सजातीय यौगिक देते हैं, जिसमें 2 एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बताओ अगर आपको वुड्स फिटिंग की कह दे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कह दे तो कोई बड़ी बात है क्या करना? वुड्स में क्या आता है आपका? R। फिटिंग में क्या आता है आपका? बेंजीन। ये आता है ना, ये आते हैं ना, तो यही बन रहा होगा। प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? यही बन रहा होगा। मतलब एक बार तो अपन ने लिया होगा R-X, एक बार अपन ने लिया होगा AR-X मतलब बेंजीन के साथ में हेलोजन। बस, और साथ में क्या रहा होगा? आपके 2 सोडियम के लवण रहे होंगे। बस 2 सोडियम से लवण, इसमें 1 सोडियम का लवण इस एक के साथ में, 1 सोडियम का लवण इस एक के साथ में बाहर निकल गया होगा और लास्ट प्रोडक्ट आपके पास बन गया होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया होगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कह देंगे। तो देखो भैया आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बता देता हूं मैं आपको। ये रही वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आपके पास में ये हो गया, R-X हो गया, इस एक साथ में एक Na निकल जाएगा बाहर। कितने Na लेने हैं? यहाँ पर 2 Na लेने। कितने Na लेने हैं? 2 Na लेने हैं। तो यहाँ पे X बाहर निकल जाएगा और आपके पास में इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर हुआ कि आपको यहाँ तक? ये आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिल बनता है तथा इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अभी तक अपन ने 3-4 जो 5 रिएक्शन पढ़ी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिटिंग अभिक्रिया हो गई आपकी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई। चलो ये आपका 10 चैप्टर जो था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। 10 चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी वो सारी मैंने कंप्लीट करा दी है। चलो भाई, आपके दिमाग में एक पिक्चर और आ रही होगी, कि सर 10 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो आपने नहीं कराई। 10 चैप्टर खत्म, 10 चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया है? खत्म हो चुका है, खत्म। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ पर? 11th। देखो हेलोएल्किन के अंदर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मैंने सारी करा दी, नेम रिएक्शंस। उसके अलावा आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। एक वो डार्जन रिएक्शन करके है SOCl2 साथ में, तो इतना है ऐसे इंपॉर्टेंट, लेकिन नेम रिएक्शन नाम तो दे नहीं रखा है, तो इस रिएक्शन का आप पढ़ सकते हो। एक PCl3 PCl5 से अभिक्रिया है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। PCl3 के अंदर आपके H3PO3 बन जाता है, POCl3 के अंदर आपके PCl5 के अंदर POCl3 बनता है, ऐसा कुछ आपके हैं तो वो पढ़ लेना। चलो भाई, अब देखो आप यहाँ से आपके अभिक्रिया इंपॉर्टेंट और बची हुई है SN1 और SN2।
SN1N SN2। देखो दोस्तों, जितनी भी आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बन के आते हैं, वो मैंने आपको सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके SN1 SN2, एक केनिजारो है, एक एल्डोल है, और भी एक 3-4 रिएक्शन ऐसी जो है जो आपकी थोड़ी सी मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिनको समझने में मैकेनिज्म जरूरत होती है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के उसके अंदर 4-5 रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वो भी आपको मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन अभी अपना टारगेट रहेगा कि सबसे पहले जो सिंपल चीजें हैं जिससे अपन अच्छे नंबर कवर सकते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है भाई, इस वीडियो के अंदर अपन जो मेरे को अच्छी सी क्लासेस, जो अच्छी चीज लगी है मेरे को, रिएक्शन जो आने जैसी है, वो अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। 11th क्लास के अंदर पहला आपका जो है वो है एल्कोहल वाला टॉपिक। तो पहला अपन एल्कोहल है, और एल्कोहल का निर्माण अपन किससे कर रहे हैं? हाइड्रोबोरेनन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, नॉर्मल अभिक्रिया होती है। इसमें अपन को एक एल्कीन लेनी पड़ती है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन BH3 से। ठीक है, B2H6 कराते हैं नॉर्मली अपन, तो इसको B2H6 भी लिख सकते हैं अपन, डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6। एल्किनों से अभिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद ट्राइएल्किल बोरॉन बनाता है। क्या बनाता है? ट्राइएल्किल बोरॉन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देता है। क्या बनाता है? आपके अल्कोहल बनाता है। समझे इस बात को, अच्छे से समझे। देखो भाई, सबसे पहले अपने पास में क्या है? ये एल्किल है, नॉर्मल बात है। चलो भाई, अच्छी बात है। एल्किल अपने पास में बॉन्ड ब्रेक होगा नॉर्मली, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर जुड़ जाएगा आपका H, इधर कौन जुड़ जाएगा? नॉर्मल BH2 जुड़ जाएगा। ये आपका जुड़ गया, ये आपका जुड़ गया। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। ये बोरोन है, ये H, ये H और ये H, 3 H है ना? क्लियर हुआ? 3 H। समझे, अच्छे समझे इस बात को। एक बार इस एज की जगह, इस एज की जगह या इस एज का सीधा सीधा यहां पर अभिक्रिया होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या तक? मतलब इस एज की जगह, एक बार इस एज की जगह अभिक्रिया होगी, एक बार इस एज से अभिक्रिया होगी, और एक बार इस एज से अभिक्रिया होगी। 3 बार अभिक्रिया होगी। फर्स्ट टाइम अटैक बी के साथ में क्या जुड़ गया? ये समूह जुड़ेगा आपका, ये समूह एक बार जुड़ गया। सेकंड टाइम में BH2 था, एक H बाहर निकल गया तो BH बचा, और 2 जुड़ गए ऐसे। थर्ड टाइम में वो B हट गया, वो H हट गया, और ये 3 जुड़ गए अपने पास में। कुल मिला के आपके पास में इस प्रकार संरचना बनेगी। पहली बार में B, इस H को हटा देता हूं मैं यहां से, तो क्या बन रहा होगा आपके पास में? CH3 CH2 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 CH3, ये बन रहा होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आपके पास में ये बनेगा यहाँ पर CH2 CH2 CH3, और थर्ड टाइम आपके पास में क्या बन जाएगा? CH2 CH2 CH3, ऐसे कुछ बन रहे होंगे। तो पहली बार में आपकी रिएक्शन हो रही है इस बोरोन के साथ में, पहली बार यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये एक जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये BH2 जाके जुड़ जाएगा इस वाले पर। ठीक है, तो ये जुड़ गया आपका नॉर्मल। फिर वापिस आपको इसको आधिक्यम लेना है, इसको क्या लेना है? आधिक्यम लेना है। तो वापिस अभिक्रिया होगी, तो वापिस ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। फिर अभिक्रिया होगी तो आपके थर्ड वाला भी जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अगली बात समझे, अगली बात समझे। स्पेस होगी तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। चलो यहाँ समझ लेते हैं, एक बार समझे इस बात को, आप अच्छे से समझे इस बात को। हाँ ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर डाइबोरेन की। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, इसकी अभिक्रिया नॉर्मल अपन किससे करानी है? BH3 से करानी है। किससे करानी है? BH3 से करानी है, H। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो भाई, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? नॉर्मली बात है माइनस आएगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई? इधर ज्यादा कम हाइड्रोजन, इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। चलो भाई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या जोड़ना है आपको? प्लस जोड़ना है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? चलो अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्लस है, ये कहाँ जाके जुड़ेगा? यहाँ जाके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH, और एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं? CH2, फिर बॉन्ड, फिर CH2, और प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? माइनस वाला, तो B जुड़ जाएगा यहाँ पर, BH2। ठीक है, ऐसे ही एक हाइड्रोजन के साथ में वापस अभिक्रिया होगी इसकी, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की, वापस इसी एक हाइड्रोजन के साथ में हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा?
CH3 CH2 CH2। अब B के साथ में एक हाइड्रोजन बचेगा और बाकी साथ वापस से जुड़ जाएगा CH2 CH2 CH3। अब इससे हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया होगी किसकी, वापस इसकी अभिक्रिया होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी, इस जगह वाला समूह वापस जुड़ जाएगा, तो आपके पास में जुड़ जाएगा B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और एक और जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर CH2 CH2 CH3। बस पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की उपस्थिति में। पेरोक्साइड मतलब OH OH, वापिस बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH। ये देखो आप यहाँ पर B के साथ में कितने OH, 3 OH, B के साथ में कितने OH, 3 OH। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन H3BO3, एक तो H3BO3 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपके एल्कोहल बन रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2OH, CH3 CH2OH और CH3 CH2OH, 3 CH3 CH2OH बन जाएंगे और एक आपके ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ये 3 CH3 CH2OH बन गए हैं और यहाँ के BOH कोल्ट्राइज बन गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट देखें आप। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखें आप इसके अंदर बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, सबसे अच्छा सा पॉइंट पढ़े आप यहाँ पर। एल्कोहल के ऑक्सीजन की बात हो रही है, एल्कोहल किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो देखो जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहलों के वाष्पों को 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो वे हाइड्रोजन होता है तथा एल्डेहाइड अथवा कीटोन बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, जबकि प्रत्येक एल्कोहल का निर्जलन होता है, प्रत्येक एल्कोहल का क्या होता है, निर्जलन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन ही मजेदार है भाई ये। देखो प्रथम या 1 डिग्री एल्कोहल जो रहेगा ना उसका जो ऑक्सीजन कराते हैं कॉपर कितना तो छड़ के साथ में 573 केल्विन की उपस्थिति में। सिंपल सी बात है कि एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्कोहल के ऑक्सीजन के द्वारा एल्डिहाइड बनता है, याद रखें। एल्डिहाइड के ऑक्सीजन द्वारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन होगा तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑप्शन होगा तो पहले क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्लियर हुआ। 2 डिग्री यदि होता है एल्कोहल तो एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है 2 डिग्री में तो क्या बनेगा, कीटोन। क्लियर। लेकिन ध्यान रखें 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण होने के कारण यहाँ पर जल का अणु बाहर, निर्जलीकरण लिखा हुआ निर्जलन, निर्जलन मतलब निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, जल का निकलना। और जब जल निकलेगा ना दोस्तों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एथिन बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। क्रियाविधि तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी नहीं है यहाँ से, ठीक है भाई। ये आपकी हो गया कंप्लीट, क्लियर हो जाता है यहाँ से। भले आप सोचो तो मतलब CH2H हो जाता है, ये H और ये OH बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ है तक। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखें ये सबसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन सीरीज के साथ में मैं आया हूं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई प्रश्न बाहर जाएगा आपके। साधारण नाइट्रिक अम्ल के साथ में फिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में परिवर्तित हो जाता है। भाई ये फिनोल है, साधारण नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होगी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को अपन क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। इससे बेस्ट क्वेश्चन, आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनोल को अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन, H2SO4 से। तो ये फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, H2SO4 से। तो फिनोल का सल्फोनीकरण हो गया एक तरह से। तो ऑर्थो करते तो फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल, 2,4 और 4 पे क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा, परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको अपन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये आपके पास बन जाएगा फिनोल ऐसा कैसा ही, ये 2 पे
ये 4 पे और ये 6 पे क्या बन जाएगा आपका नाइट्रोसम जुड़ जाएगा। इसको क्या कह देंगे अपन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड कह देंगे। तो आजकल ऐसे बनाते हैं और नॉर्मली ऐसे बनाते हैं। ऐसे बनाने पर क्या होती है कि अभिक्रिया उत्पादी जो लब्धि होती है मतलब इसकी मात्रा जो होती है बहुत कम मात्रा में मिलती है अपने को, इसलिए नॉर्मली अपन इसके द्वारा बना सकते हैं। तो ये आपकी याद रखना है, आपको ऐसे ही बना सकते हैं अपन नॉर्मली, ये अभिक्रिया भी आपको एग्जाम में दे सकता है। वैसे आपके अभी तक तो पूछे हुए प्रश्न तो यही है कि पिक्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो पिक्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलो एक अच्छे से याद रखें कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की 3 इलेक्ट्रॉन अपने एनोडो समूह की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये समूह हाइड्रोजन आयन निकलने में सहायक होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होते हैं। क्लियर हुआ है तक? नेक्स्ट देखें आप, ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अगला याद रखें ये वाला, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। वहां यदि अपन HNO3 के साथ कराते हैं सामने HNO3 के साथ में तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। यदि ब्रोमीन जल से कराते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमीन बन जाता है। सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। इसको भी याद रखिए आप, थोड़ा सा इतने इंपॉर्टेंट है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ये श्वेतवक्षक रूप में बनता है। अगला ये कोल्बे अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में विकृत कराने से बना फिनोक्साइड आयन फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है। अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। मुख्य उत्पाद के रूप में कौन प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये रहा आपके पास में। सबसे पहले चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आपके पास में क्या है यहाँ पर फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे कराने पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी। ये नॉर्मली दुर्बल आपके CO2 के साथ में क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है? यहाँ पर आपके पास में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का एक और नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम हो जाता है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान रखिए कोल्बे अभिक्रिया के अंदर क्या रखना है आपको? कोल्बे अभिक्रिया के अंदर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। फिनोल की अभिक्रिया पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ में होगी, जिससे आपके पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ये याद रखिए आप, अच्छे से याद रखिए इसको आप। फिनोल की अभिक्रिया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये OH, ये H जल का अणु बाहर निकल जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ये आपके पास में यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। इसकी अभिक्रिया वापस अपन CO2 से कराते हैं। तो CO2 से कराने पर आपके पास में यहाँ पर एसिटिक वटिक होते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर आपको सीधा याद रख लेना है यहाँ पर कि ये यहाँ पर आपके COOH बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। इतना ही याद करना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। चलो भाई नेक्स्ट देखो आप, रायमंड टीमान अभिक्रिया। फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म एक्वस NH के विलयन के साथ में अभिक्रिया करानी है। मध्यवर्ती ग्रुप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है अपने को, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होगी और यहाँ पर आपके पास में सोडियम फिनोक्साइड और आपके सैलिसिल CHO समूह जुड़ जाएगा। और यदि H प्लस अभिक्रिया होगी तो Na+ बाहर निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा? सैलिसिलाइट बन जाएगा। तो रायमंड टीमान के अंदर आपके सैलिसिलाइट बनता है, कोल्बे रिएक्शन के अंदर आपकी कौन सा बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसको आप अच्छे से याद रखिए। क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक आपको एक अभिक्रिया आपसे ये पूछ जाती है कि फिनोल के सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति में प्रवेश करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपन रायमंड टीमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, और प्रतिस्थापित जो मध्यवर्ती बेंजीन क्लोराइड इसकी बात कर रहा है यहाँ, क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसिलाइट बनाता है। क्या बनाता है? सैलिसिलाइट बनाता है। क्लियर हुआ? एक आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, असदरज वाली अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया असदरज से मतलब जिंक से कराने पर आपके जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ये H बचेगा, तो H को मेंशन करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बेंजीन बन जाता है। कभी कभी प्रश्न इस हाल में आ जाते हैं कि बताइए फिनोल से बेंजीन का निर्माण किस प्रकार होता है? तो फिनोल की अभिक्रिया किससे कराने पर? जिंक से कराने पर बेंजीन का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न, एक और अच्छा सा प्रश्न कि फिनोल को क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण से, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीकरण में फिनोल का इस प्रकार से ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल के साथ में ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा? बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। इसका रंग होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। ठीक है भाई, तो ये फिनोल की अभिक्रिया आपके कराने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके
बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपकी आ जाता है ईथर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा जाता है? ईथर। ईथर में टेम्परेचर से याद रखना है, मैं आपको 4 टेम्परेचर करवा रखे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में 2 टेम्परेचर भी मेरे को दिखाई दिए हैं और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। 443 केल्विन पर तो एथीन का निर्माण होगा और 413 केल्विन पर ईथर का निर्माण होगा, याद रखें। एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विनों 443 केल्विनों तो एथीन का निर्माण होता है और 413 केल्विनों तो ईथर का निर्माण होता है, याद रखें। प्रोटिक अम्लों H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में, इसकी जगह H3PO4 भी हो सकता है, उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलीत हो जाती है। निर्जलीत मतलब जल निकल जाता है बाहर। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि 443 केल्विन हो तो एथीन, 413 हो तो ईथर, 443 हो तो एथीन, 413 हो तो ईथर, याद रखिए इसको भी। अगला इंपॉर्टेंट अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसके अंदर यह समित और असमित ईथरों को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, प्रयोगशाला विधि है। इसके अंदर आपको एल्किल हैलाइड लेना है। इसके अंदर आपको क्या लेना है? एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड लेना है इसकी जगह आपको, और एल्किल हैलाइड के साथ में क्या लेना है आपको? यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड लेना है यहाँ पर। ये NX बाहर निकल जाएगा, X नेगेटिव रहेगा तो NX बाहर निकल जाएगा और आपके ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। एक प्रश्न आपको बनाकर देता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि ईथर जो है, इस ईथर में ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा? ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा बताइए, देखें। चलो नेक्स्ट, ये ईथर का संकरण मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसका ईथर का संकरण क्या होगा फटाक से। चलो भाई, प्रतिस्थापित द्वितीय तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया से प्राथमिक एल्किल हैलाइड का SN2 आक्रमण होता है। ये तो कोई अच्छी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे इतनी, आप इसका अभिक्रिया को याद रखें। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण, याद रहेगा, विलियमसन संश्लेषण या इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो भाई नेक्स्ट देखें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आ गया। यदि आपके जो R समूह है ना, यदि आपके जो R समूह है ना, वो यदि 3 डिग्री में हो, कौन सी डिग्री में हो? 3 डिग्री में हो तो आपके ईथर का निर्माण नहीं होता है। 3 डिग्री में आप कहाँ पढ़ा था अपन ने? एल्कोहल में पढ़ा था, एक अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। यदि आपके जो R समूह है वो किस R1X जो है वो कौन सा हो आपका? एल्किल हैलाइड जो कौन सा होगा? 3 डिग्री में हो तो हमेशा आपका किसका निर्माण होगा? एथीन का निर्माण होगा। वहां पे भी आपका ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पे भी आपका ऐसे हुआ। तो एल्कोहल वाले केस में देखो, नोट डाल के लिख देना यहाँ पर। एक तो एल्कोहल के केस में ऐसा होता है, एल्कोहल के केस में, और एक आपके कहाँ होता है? इस वाले केस में होता है। अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा होती है। यदि प्रत्येक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद प्राप्त होते हैं एवं कोई ईथर नहीं बनती। ठीक है भाई, तो प्रत्येक एल्किल हैलाइड की बात करें, उपयोग किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? आपको हमें एल्कीन प्राप्त होती है, ईथर प्राप्त नहीं बनती। ये ईथर नहीं बनती, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से याद रखिए इसको। क्लियर हुआ? तो आपके उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पर, तो उदाहरण अच्छे से आप क्लियर कर ले। इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके पूरी स्लाइड में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है भाई, वो साथ में एल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, एसिल क्लोराइड से, अच्छा रोजनमूल अपचयन, ठीक है। हाँ, रोजनमूल अपचयन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका रोजनमूल अपचयन, अरे दादा, ये का कौन सा अपचयन? रोजनमूल अपचयन। किसकी उपस्थिति में? PD BSO4 की उपस्थिति में। PD किसकी साथ में और PSO4 किसकी तरह व्यवहार करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट, है ना। चलो, अवलंबित पैलेडियम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डेट प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, इस अभिक्रिया को रोजनमूल अपचयन कहते हैं। तो नॉर्मल अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड होता है,
PDBSO4 के साथ में अभिक्रिया होती है, इसका अपचयन होता है और सिंपल सी बात है, इसका जब अपचयन होगा तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, तो ये आपके CHO बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये CHO बन जाएगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और CHO बन जाएगा। क्लियर हुआ है तक आपको? रोजन अपचयन बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आप किसके ऊपर से होती है? PDBSO4 के ऊपर से होती है, याद रखें। नेक्स्ट नाइट्राइल एस्टर से, तो ये आपकी स्टीफन अपचयन, कौन सा अपचयन? स्टीफन अपचयन। स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं इसको, नॉर्मली स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है भाई। कैसे भाई? तो ये आपको याद रखना है कि एल्किल साइनाइड लेते हैं, SnCl2 प्लस HCl उत्प्रेरक के उपस्थिति में साथ में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप, यहाँ पर इसको, ये आपका हार्मोन CN है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, SnCl2 प्लस HCl के साथ में होगा और SnCl2 प्लस HCl जो अपचयन करेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बना ये? इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो हार्मोन CHNH बन गया। फिर इसका अपन क्या कर देंगे? हाइड्रोनियम आयन के साथ में अभिक्रिया करा देंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर, यहाँ से आपके NH3 बाहर निकल जाएगी और आपके यहाँ पर एल्डेट बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आप इसकी जगह SnCl2 प्लस HCl नहीं लेना चाहें तो वैकल्पिक रूप से आप डाइबियल भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। और इसका जो आपको नाम दे रखा होगा यहाँ पर, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा चयनित अपचयन से एमीन बदल देते हैं और इसी की जलक बढ़ने से एल्डेट प्राप्त हो जाता है। तो आप ये भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। डाइबियल भी वो स्टीफन अभिक्रिया जैसा ही होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखें आप, ठीक है भाई। एस्टर होगा तो भी आप डायल बेंच की उपस्थिति में एल्डेट का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं स्टीफन, ठीक है भाई। अगला ग्लेविल थैलेमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, छप सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्लेविल थैलेमाइड। देखो भी ध्यान समझना है इस अभिक्रिया को। इसके अंदर आपको थैलेमाइड लेना है। थैलेमाइड अभिक्रिया किससे होगी? आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी। यहाँ से आपके ये OH माइनस, ये H प्लस, जल का अणु बाहर, ये K प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? इसके साथ में, ये बन गया यहाँ पर N माइनस K प्लस। अभिक्रिया सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको कार्बन X से अभिक्रिया करानी है। तो कार्बन X से अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? ये X माइनस और एक K प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस K ऑफ X बाहर निकल जाएगा और R जुड़ जाएगा इसके साथ में, ये N एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट में आपको जो N एल्किल थैलेमाइड जो है, इसके अभिक्रिया NOH के एक्वस विलयन के साथ में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ तो आपके ONH जुड़ जाता है और यहाँ आपके जो है वो आपके ONH जुड़ जाता है, यहाँ पर H जुड़ जाता है। वापिस इधर ऐसा ही होगा, यहाँ पर ONH जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो ये हार्मोन NH2 बाहर निकल जाएगा, बाकी आपके सोल्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। 1 डिग्री अमीन बनता है। याद रखिए इसमें केवल 1 डिग्री अमीन में आपके यहाँ पर रखना एरोमेटिक नहीं बनते, याद रखना, यहाँ पर नोट डाल के याद रखना, लिखा हुआ होगा नॉर्मली यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर ही लिखा हुआ। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती, इंपॉर्टेंट है। और क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि एरिल हैलाइड एलिमेंट से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है भाई। नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी नहीं भाई, यहाँ से नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है भाई। नहीं देखिए, ये सार नहीं होगी कुल मिला के। नेक्स्ट देखें आप, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, याद रखें, यहाँ पर ये रह गया। इस प्रकार के प्राप्त एमीन में एमाइड से कम कार्बन प्राप्त होता है। वह पूछा हुआ प्रश्न भी यहाँ से बोर्ड के अंदर, तो याद रखें इसको कि भाई एमाइड से कम प्राप्त कार्बन किसमें होता है? तो हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण नाम इसलिए दे रखा है यहाँ पर। ये आपका एमाइड है, ये क्या है आपका? एमाइड। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन 4NH साथ में या 4KO साथ में अभिक्रिया कराओ, एमीन प्राप्त होगा 1 डिग्री, Na2CO के साथ में सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा और जल के अणु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें इसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपचयन में याद रखें आप, 2 आपके अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्फ-किर्चनर और आपकी क्लीमेंशन, ठीक है भाई। तो दोनों एक जैसे ही हैं, आपसे नॉर्मली याद रखना है इसको, केवल कैसा रखना है यहाँ पर, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, यदि उत्प्रेरक जिंक अमलगम हो, उत्प्रेरक कौन हो? जिंक अमलगम हो, तो क्लीमेंशन अपचयन। और यदि आपके उत्प्रेरक या तो एक तो आपका कौन सा होगा यहाँ पर एक तो आपके कौन होगा? NH2 जिसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर इसका अपचयन होगा, ठीक है भाई, NH2 बनेगा और इसी को अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद किससे अभिक्रिया होगी? आपके एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया होगी एल्कोहलिक के साथ में, तो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर? नॉर्मली एल्किल बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित होगी, इसमें कौन सी? इसमें क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो क्लीमेंशन अपचयन में आपके जिंक अमलगम और आपके जो वोल्फ-किर्चनर अपचयन है, इसके अंदर आपके क्या बनेगा?
एक तो आपके हाइड्रोजन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी एक बार, और एक बार आपको एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करानी पड़ेगी, याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट आपके जो आता है वो आती है गाटरमान कोक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो भाई गाटरमान कोक अभिक्रिया के अंदर क्या है, जैसे सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया लेके आया हूं मैं यहाँ पर, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने आने की संभावनाएं, एनसीईआरटी पूरी ऐसी कैसी। गाटरमान कोक अभिक्रिया, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न, ये बेंजीन है, इसके व्युत्पन्न है आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हो आप यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और CuCl, देखो निर्जल मतलब यहाँ पर निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण कहाँ होगा, बेंजीन तो बचा हो बेचारा, तो यहाँ पर Q+ क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखें यहाँ पर कार्बोनिल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में कराने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजील्डेट बन जाएगा, याद रखिए, सीधा ही याद रखिए, क्योंकि मैग्नीशियम एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा रखिए। बेंजीन के अभिक्रिया निर्जल HCl3 CuCl2 CuCl के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेंजील्डेट प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ क्या तक आपको? इसको क्या कह रहे हैं, गाटरमान कोक अभिक्रिया कह रहे हैं, याद रखिए, गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगली अभिक्रिया है फिटेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो एसिटिलीन में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, ठीक है भाई, एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, इजी है वैसे, ये तो नॉर्मल ये अभिक्रिया है। ये आपके फिटेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, इसको एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करानी है तो क्या करना है इसके अंदर, नॉर्मली है ये, तो ये H यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब H है, ये Cl है, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जब ये माइनस में तो ये क्या होगा प्लस, और ये प्लस में तो ये कार्बन क्या होगा माइनस में, प्लस ये वाला कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो नॉर्मल अभिक्रिया है, इतनी कोई खास नहीं है, वैसे कभी पूछ लेते हैं सब इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी। चलो भाई अगला आपके पास में हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, याद रखिए। देखो भाई यह के पास में क्या है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक है, किसके इसके अभिक्रिया किससे करानी है आपको, 1 डिग्री अमीन से करानी है, ठीक है, प्राथमिक को द्वितीयक अमीन से कराते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास में सल्फोनेमाइड, क्या बनेगा ये आपके पास में सल्फोनेमाइड। कोई ज्यादा जरूरत नहीं दिमाग लगाने की, यहाँ से HCl बाहर निकला, इस N को इस S के साथ में जोड़ दो, ये देखो आप यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो ये और क्षार में विलय होते हैं, थोड़ा सा इतना याद रखना। क्लियर हुआ क्या तक आपको? नेक्स्ट देखे ध्यान में, थोड़ी सी और PDF बची हुई है अपनी, उसके बाद अपन खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इस बार एग्जाम में यहां से प्रश्न 100% छपेगा, 100%। देखो भाई युग्मन अभिक्रिया, इसमें पहला जो है आपकी युग्मन अभिक्रिया के अंदर, युग्मन अभिक्रिया के अंदर पहला जो है आपकी अभिक्रिया जो है वो देखो आप, ये रहेगा हाँ आपका पहली अभिक्रिया, जो थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही है, अच्छे से ध्यान से समझे इसको। पहली अभिक्रिया जो है आपकी इसके अंदर ये बेंजीन डाई एजोनियम है, क्या है ये, बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया सबसे पहले किससे होगी, फिनोल से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सबसे पहले किसकी होगी, क्लोरीन है ना यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होगी, फिनोल से होगी, तो Cl माइनस में, H प्लस में, ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एज इट इज ऐसा कैसा जुड़ जाएगा, एज इट इज ये जो माइनस समूह है ना, ये इस N प्लस साथ में ऐसा कैसा जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो भाई अब देखो यहाँ पर एज इट इज जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे अपन, ये N ट्रिपल बॉन्ड N नहीं रखे, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा पे कैसा समूह है, हाइड्रोक्सी, एजो, ये एजो समूह, और ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन, तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये नारंगी रंग का रंजक होता है, कौन सा रंजक होता है, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, याद रखिए। यही बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड डबल बॉन्ड के साथ में, और यही HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से और वापस ऐसा कैसे जुड़ जाएगा, बस यहाँ पे आपके एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पेरा एमिनो एजोबेंजीन, ये समूह आपका पीले रंग का रंजक होगा, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ है तक? नेक्स्ट लास्ट
अभिक्रिया, सल्फोनिजेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण कहते हैं इसको अपन। एनिलीन रहेगा आपका, नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया होगी, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है। और नॉर्मली आप इतना ना करो तो सीधा ही आप H2SO से अभिक्रिया कराओगे साथ साथ में, तो आपके सल्फोनिक अम्ल जुड़ेगा पहला स्थिति पर, और ऊपर रहेगा आपको NH3 समूह रहेगा आपके। तो यहाँ पर सॉरी NH2 समूह ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सल्फोनिक अम्ल रहेगा। पैरा स्थिति पर सल्फोनिक अम्ल, और फर्स्ट कार्बन पर कौन सा रहेगा, यहाँ पर आपके NH2 समूह जुड़ा हुआ रहेगा। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अपन द्विध्रुवीय आयन या उभयविष्ट आयन, इसको अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय आयन, द्विध्रुवीय आयन, या इसको अपन क्या कह रहे हैं, ज्यूटेर आयन भी कह रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुआ है, सल्फोनिक अम्ल है, ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, और ये क्या है, लोन पेयर है, मतलब क्षार की भांति व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की भांति। तो H3 प्लस और HO3 नेगेटिव आयन बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, ज्यूटेर आयन कह रहे हैं। सिंपल से टॉपिक था, क्लियर हो जाता है यहाँ तक अपना। इसके अलावा आपके और कुछ है क्या, चलो एक और है, तो नॉर्मली बिजल का इसलिए कर लिया अपन ने, ठीक है भाई। आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं थी एनसीईआरटी के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी मैंने सारी करवा दी हैं। इसके अलावा आपके 4-5 रिएक्शंस और हैं जो नेम रिएक्शन है, थोड़ी वो 4-5 SN1 SN2 कैनिजारो एल्डोल, और एक हेल वोलार्ज जेलेंस्की अभिक्रिया करके कुछ है, एक और अभिक्रिया है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। तो वो 4-5 अभिक्रियाएं और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वास्तव में, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ जाएंगे। अच्छे से इस वीडियो को आप देखें, इसके अंदर जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, 1-2 उनके जवाब भी लिखे आप कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपको जो परेशानी आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे, तो मैं आपको इस परेशानी को दूर कर दूंगा। जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर 3-4 चैप्टर्स के अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अच्छे से इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से आप कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।